प्रिय विद्यार्थियों, मैं हरदान राम आपके अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षण मंच पर स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ेंगे, उपसर्ग। उपसर्ग पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया था। उपसर्ग के कितने प्रकार हैं? उपसर्ग के 3 प्रकार हैं। संस्कृत की उपसर्ग, हिंदी की उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। कौन कौन से प्रकार हैं? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। कल अपन ने संस्कृत के उपसर्ग को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग पढ़ने से पहले अपन थोड़े संस्कृत के उपसर्ग का रिवीजन कर लेते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग जब हम पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात ध्यान क्या रखनी है? सबसे बड़ी बात यह कि जितने भी उपसर्ग है उनकी मात्रा है वो लघु होगी। जैसे अति है, अति में ती क्या है? लघु है। अधि में धी लघु है। अनु, अप, जितने भी है उनमें मात्रा क्या है? लघु है। केवल एक ही उपसर्ग है परा, उसके अंदर जो मात्रा क्या है? दीर्घ। बाकी सब में लघु मात्रा है। दूसरा, इस संस्कृत के उपसर्ग को जब हम पढ़ते हैं तब यण संधि का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है। और यण संधि का नियम क्या है? यदि य और व से पहले स्वर रहित कोई वर्ण हो तो वहाँ पर यण संधि होती है। जब उपसर्ग अलग करने के लिए बोला जाए, अगर य से पहले आधा वर्ण है और व से पहले आधा वर्ण है, तो अगर व है तो उससे पहले उ की मात्रा होगी और यह है तो ई की मात्रा होगी। जैसे ये अत्युक्ति है तो यह वर्ण है और यह से पहले आधा वर्ण है त, तो इसका मतलब जो त है उसके अंदर कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा, जैसे अति। उसी प्रकार ये अन्वय वर्ण है। तो व से पहले क्या है? व से पहले स्वर रहित वर्ण है न, तो न के अंदर कौन सी मात्रा होगी? ऊ की मात्रा होगी, वो भी छोटा ऊ, लघु ऊ। क्योंकि संस्कृत के हो चाहे हिंदी को जितने भी उपसर्ग है उनकी जो मात्रा है वो लघु होती, इसीलिए अनु प्लस अय। और इसके अंदर अति प्लस उक्ति, अति प्लस उक्ति। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी और विदेशी उपसर्ग बहुत ही सिंपल है। चलिए पढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग। पहला है अन। संस्कृत में भी अन उपसर्ग पढ़ा था। संस्कृत में जो अन उपसर्ग था वह न हलंत था। उदाहरण पढ़े थे अनादि, अनंत, अनुपयोग। उसके अंदर कोई संधि नहीं थी, सब में संयोग हो रहा था। यहाँ पर जो अन उपसर्ग ये हलंत नहीं है, न के अंदर अस्वर है। अन का अर्थ होता है नहीं, जैसे अनपढ़, अन प्लस पढ़, अनजान, अन प्लस जान, अनबन, अन प्लस बन, अनमोल, अनहोनी, अनसुना। दूसरा है अध का अर्थ होता है आधा, अध मरा, अध पका यानी आधा पका हुआ, अध जला आधा जला हुआ, अध गला, अध प्लस गला, अध कचरा, अध प्लस कचरा, अध खिला, अध प्लस खिला, अध नंगा, अध प्लस नंगा। हिंदी के उपसर्ग में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। उसी प्रकार ऊ, उच्च का ऊ प्लस चक्का, उजड़ना ऊ प्लस जड़ना, उछलना ऊ प्लस छलना, उखाड़ना ऊ प्लस खाड़ना, उतावला ऊ प्लस तावला। यहाँ सब में संयोग हो रहा है, कहीं भी संधि का नियम लागू नहीं हो रहा है। उन का होता है एकम, जैसे 19 में कौन सा उपसर्ग? ऑप्शन में उत भी आएगा, तो यहाँ पर उत नहीं है, क्या है? उन है। 29, 39, 49, 59, 59। फिर देखिए औ का होता है अब, अवगुण, अवगढ़, अवसर, अवघट, अवतार।
उसी प्रकार शुरू में एक वर्ड पढ़ा था कुपुत्र, जैसे ये कु का तो था बुरा, कुरूप, कुपुत्र, कुकर्म, कुख्यात, कुमार्ग, कुचक्र, कुरीति। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए चौ का तो होता है चार, जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, चौमासा, चार महीनों का, चौपाया, चार पहिए, चौरंगा, चौकन्ना, चौ प्लस कन्ना, चौमुखा, चौ प्लस मुखा, चौपाल, चौ प्लस पाल। हिंदी के उपसर्ग पहचान में कोई दिक्कत नहीं है, ओनली संयोग हो रहा है, कहीं भी संधि का नियम लागू नहीं हो रहा है। जबकि जब संस्कृत के उपसर्ग पढ़े थे तो कहीं दीर्घ संधि, कहीं गुण संधि, कहीं यण संधि का प्रयोग हो रहा था, जबकि हिंदी के उपसर्ग में डायरेक्ट संयोग हो रहा है, कहीं पर भी संधि का नियम लागू नहीं हो रहा है। उसके प्रकार नेक्स्ट देखिए पच का तो होता है पाँच, पचरंगा, पचमेल, पचकुटा, पचमढ़ी, पच प्लस मढ़ी, पच प्लस कुटा, पच प्लस मेल। उसी प्रकार दूसरा पर यानी दूसरा, परहित, पर प्लस हित, परदेसी, परदेसी, परजीवी, पर प्लस जीवी, परकोटा, पर प्लस कोटा, परदादा, पर प्लस दादा, परलोक, पर प्लस लोक, परकाज, पर प्लस काज। यहाँ पर एक केंद्र हो रहा है गुण संधि परोपकार, तो इसका जो विग्रह होगा पर प्लस उपकार। क्या होगा? पर प्लस उपकार। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? गुण संधि है। जब अ के बाद में उ या उ आ जाए तो ओ हो जाता है, तो यहाँ पर हो गया परोपकार। परोपकार। इस शब्द के अंदर गुण संधि और उपसर्ग कौन सा है? पर उपसर्ग है। तो पर प्लस उपकार बराबर परोपकार। इसके अंदर अ की मात्रा और ये उ, अ और उ मिलने से क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, इसीलिए परोपकार। नेक्स्ट भर, भर यानी पूरा, भर पेट, भर प्लस पेट मतलब पेट भरकर, भरपूर, भर प्लस पूर, भरकम, भर प्लस कम, भरशक, भर प्लस शक, भरमार, भर प्लस मार, भरपाई, भर प्लस पाई। उसी तरह नेक्स्ट है बिन, बिन का तो होता है बिना या रहित, बिन खाया, बिन प्लस खाया, बिना कुछ खाए हुए, बिन ब्याह, बिन प्लस ब्याह अर्थात कंवारा, बिन बोया, बिन प्लस बोया, बिन बुलाया, बिन प्लस बुलाया, बिन जाया, बिन प्लस जाया। नेक्स्ट है ती, ती का तो होता है तीन, तिरंगा, ती प्लस रंगा, तिरहा, ती प्लस रहा, तिपाई, ती प्लस पाई, तिकोन, ती प्लस कौन, तिमाई, ती प्लस माही। उसी प्रकार दू, दू का तो दो या बुरा, दुरंगा, दू प्लस रंगा, दुलत्ती, दू प्लस लत्ती, दुनाली, दू प्लस नाली, दुकाल, दू प्लस काल, दुबला, दू प्लस बला, दोपहरी, दू प्लस पहरी। यहाँ पर जो दू, ती, पच, चौ ये सभी क्या है? संख्यावाचक है, और इनके जो भी उदाहरण है उनमें कहीं भी संधि नहीं हो रही है, डायरेक्ट संयोग हो रहा है। नेक्स्ट देखिए का, का तो होता है बुरा, जैसे कायल, का प्लस यल, का पुरुष, का प्लस पुरुष, का जल, का प्लस जल। नेक्स्ट है स का तो होता है सहित, सपूत, स प्लस पूत, सफल, स प्लस फल, सबल, स प्लस बल, सगुण, स प्लस गुण, सजीव, स प्लस जीव। सावधान, यहाँ पर है जो दीर्घ संधि है, इसका होगा स प्लस अवधान। इस के अंदर अ की अस्वर और ये अस्वर, तो बराबर हो गया आ। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अ प्लस अ बराबर आ, दीर्घ संधि का उदाहरण सावधान इसमें है जो दीर्घ संधि, और बाकी किसी में भी कोई संधि नहीं, डायरेक्ट संयोग हो रहा है। सकर्मक, स प्लस कर्मक। फिर है चिर, चिर यानी सदैव, चिरकाल, चिर प्लस काल, चिरायु, चिर प्लस आयु, इसके अंदर भी दीर्घ संधि है, चिर प्लस आयु, चिर यानी लंबी,
आयु। तो इसके अंदर अ है और इसके अंदर आ, अ प्लस आ बराबर हो जाता है आ। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो चिरायु, चिर प्लस आयु। फिर चिर यौवन, चिर प्लस यौवन। चिर परिचित, चिर प्लस परिचित। चिर स्थायी, चिर प्लस स्थायी। फिर न का अर्थ होता है नहीं। नकुल, न प्लस कुल। नास्तिक, इसके अंदर भी दीर्घ संधि है, न प्लस आस्तिक है। जब इसका टुकड़ा करेंगे, उपसर्ग और मूल शब्द अलग करेंगे तो ये होगा न प्लस आस्तिक। मूल शब्द है आस्तिक, न है जो उपसर्ग है। नग, न प्लस ग। नग कहा जाता है पहाड़ को। नपुंसक, न प्लस पुंसक। नगण्य, न प्लस गण्य। नेति, नेति के अंदर है जो गुण संधि है, न प्लस इति। और अ के बाद में यदि ई या ई आ जाता है तो ए हो जाता है, और अ के बाद उ या उ आता है तो ओ हो जाता है। अ या आ के बाद उ या उ आ जाता है तो ओ हो जाता है। ये गुण संधि का नियम है। अ या आ के बाद उ या उ आ जाता है ओ हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था परोपकार, पर प्लस उपकार तो बराबर हो गया परोपकार। उसी प्रकार है नेति, न प्लस इति। तो न के अंदर अस्वर है और यहाँ पर स्वर कौन सा ई आ गया, तो अ के बाद ई या ई आने से ए हो जाता है तो हो गया नेति। न प्लस इति नेति। उसी प्रकार बहु, बहु का तो होता है ज्यादा। बहुमूल्य, बहु प्लस मूल्य। बहुवचन, बहु प्लस वचन। बहुमत, बहु प्लस मत। बहुपयोगी, ये जो बहुपयोगी वर्ड है इसके अंदर जो उपसर्ग है जो वो दीर्घ नहीं है बल्कि लघु है, क्योंकि जितने भी उपसर्ग उनकी मात्रा हमेशा लघु, ये ध्यान रखना। इसके अंदर संधि कौन सी हुई, तो इसके अंदर दीर्घ संधि हो गई। कैसे, बहु प्लस उपयोगी, बहु प्लस उपयोगी। उ प्लस उ बराबर ओ हो जाती है, दीर्घ संधि का उदाहरण। अ या आ के बाद अ या आ जाए तो आ हो जाता है। ई या ई के बाद ई या ई आ जाए तो दीर्घ हो जाता है। तो उ या उ के बाद उ या उ आ जाता है तो दीर्घ उ हो जाता है। ये वैसे ही है, तो उ प्लस उ बराबर उ हो जाता है। क्या हो जाता है, उ। उसी प्रकार बहु प्लस उपयोगी तो बहुपयोगी, बहुपयोगी। बहु प्लस उपयोगी, बहु उपयोगी। फिर आप का तो होता है स्वयं। आप काज, आप प्लस काज। आप बीती, आप प्लस बीती। अन्य बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं। फिर है नाना, नाना का तो होता है विभिन्न, विविध। नाना प्रकार, नाना प्लस प्रकार। नाना रूप, नाना प्लस रूप। नाना जाति, नाना प्लस जाति। नाना विकार, नाना प्लस विकार। फिर है क का तो होता है बुरा। कपूत, क प्लस पूत। कलंक, क प्लस लंक। कठोर, क प्लस ठोर। फिर है सम, संस्कृत के अंदर जो उपसर्ग पड़ा था वह सम हलंत था, उसके अंदर स्वर नहीं था। ये जो सम है ये स्वर सहित है। ये देखिए, सम, सम का तो होता है सम्मान। समतल, सम प्लस तल। समदर्शी, सम प्लस दर्शी। समकोण, सम प्लस कोण। समकालीन, सम प्लस कालीन। समचतुर्भुज, सम प्लस चतुर्भुज। यहाँ कहीं पर भी है वो संधि नहीं है, सब में संयोग हो रहा है। अब आपने हिंदी के उपसर्ग पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे विदेशी उपसर्ग। तो हिंदी की तो सबसे बड़ी बात क्या है, उपसर्ग बहुत सरल है, पहचानने भी सरल है। बहुत कम जगह हैं जो संधि का नियम लागू होता है, वो भी दीर्घ या गुण संधि का। उसमें यण संधि का कहीं भी नियम लागू नहीं होता है। जबकि संस्कृत के उपसर्ग में अधिकतर शब्दों के अंदर है जो यण संधि का नियम मिलता है। अब अपन पढ़ेंगे विदेशी उपसर्ग, ये भी सिंपल है। जैसे बे, बे का अर्थ होता है रहित। जैसे बेघर, बे प्लस घर। बेवफा, बे प्लस वफा। बेदर्द, बे प्लस दर्द। उसी प्रकार दर, दर का अर्थ होता है मैं। दर असल, दर प्लस असल यानी असल में। दरबार, दर प्लस बार। दरम्यान, दर प्लस म्यान। फिर बा, बा का अर्थ होता है सहित।
बाइज्जत, बा प्लस इज्जत, बाकायदा, बा प्लस कायदा। फिर है कम, कम का तो होता है अल्प, कम अक्ल, कम प्लस अक्ल, कम उम्र, कम प्लस उम्र, कम जोर, कम प्लस जोर, कम समझ, कम प्लस समझ। फिर है ला, ला का तो परे या बिना, ला इलाज, ला प्लस इलाज, लावारिस, ला प्लस वारिस, लापरवाह, ला प्लस परवाह, लापता, ला प्लस पता, लाजवाब, ला प्लस जवाब। फिर है ना, ना का तो होता है नहीं, ना पसंद, ना प्लस पसंद, ना काम, ना प्लस काम, ना बालिग, ना प्लस बालिग, नालायक, ना प्लस लायक, नादान, ना प्लस दान, नाराज, ना प्लस राज। फिर हर, हर का तो होता है प्रत्येक, हर दम, हर प्लस दम, हर वक्त, हर प्लस वक्त, हर मुकाम, हर प्लस मुकाम, हर घड़ी, हर प्लस घड़ी। फिर एक खुश, खुश का तो होता है श्रेष्ठ, खुशनुमा, खुश प्लस नुमा, खुशहाल, खुश प्लस हाल, खुशबू, खुश प्लस बू, खुश खबरी, खुश प्लस खबरी। फिर बद, बद का तो होता है बुरा, बद चलन, बद प्लस चलन, बदमाश, बद प्लस माश, बदनाम, बद प्लस नाम, बदकिस्मत, बद प्लस किस्मत। अन्य देखिए विदेशी उपसर्ग, सर, सर का तो होता है मुख्य। ये जो विदेशी उपसर्ग हैं वे अलग अलग भाषाओं के हैं, अन्य भाषाओं के जो उपसर्ग उन्हें विदेशी उपसर्ग कहा जाता है। सर, सर का अर्थ होता है मुख्य, जैसे सरपंच, सर प्लस पंच, सरदार, सर प्लस दार, सरकार, सर प्लस कार। उसी प्रकार ब, ब का अर्थ होता है सहित, ब खूबी, ब प्लस खूबी, ब शर्त, ब प्लस शर्त, बतौर, ब प्लस तौर। फिर बिला, बिला का अर्थ होता है बिना, बिला कसूर, बिला प्लस कसूर, बिला वजह, बिला प्लस वजह। बेस, बेस का अर्थ होता है अत्यधिक, बेशकीमती। नेक, नेक का अर्थ होता है भला, नेक नाम, नेक प्लस नाम, नेक दिल, नेक प्लस दिल। फिर एन, एन का अर्थ होता है ठीक, एन वक्त, एन प्लस वक्त, एन जगह, एन प्लस जगह। फिर हम का अर्थ होता है साथ, हम राज, हम प्लस राज, हम दम, हम प्लस दम, हम सफ़र, हम दर्द। फिर अल, अल का अर्थ होता है निश्चित, अल विदा, अल प्लस विदा, अल बता, अल प्लस बता। फिर गैर, गैर का अर्थ होता है रहित या भिन्न, गैर हाजिर, गैर प्लस हाजिर, गैर मर्द, गैर प्लस मर्द, गैर वाजिब, गैर प्लस वाजिब। फिर हेड, हेड यानी प्रमुख, ये इंग्लिश का उपसर्ग है, हेड, हाफ, सब, को, अंतिम चारों है जो इंग्लिश के वर्ड है। हेड, हेड का तो होता है प्रमुख, हेड मास्टर, हेड प्लस मास्टर, हेड बॉय, हेड प्लस बॉय। उसी प्रकार हाफ, हाफ यानी आधा, हाफ कमीज, हाफ शर्ट, हाफ प्लस शर्ट, हाफ प्लस कमीज। सब, सब का होता है उप, सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर आदि वर्ड है जो मिलते हैं। को का तो सहित, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, को एजुकेशन आदि। तो अपन ने तीनों उपसर्ग पढ़ लिए, कौन कौन से, संस्कृत, हिंदी और अन्य भाषा के विदेशी उपसर्ग। इसके अंदर हिंदी और विदेशी उपसर्ग बहुत ही सरल है, बहुत कम जगह है जो संधि का नियम लागू होता है, जबकि संस्कृत के उपसर्ग है बहुत सारे उपसर्ग के अंदर है जो संधि का नियम लागू होता है, जैसे अनु है, दुस है, दुर है, अभी है, बहुत सारे उपसर्ग है उनके अंदर संधि का नियम लागू होता है। उसमें भी ज़्यादातर है जो यण संधि का नियम लागू होता है। और उपसर्ग के अंदर क्या बात ध्यान रखनी है, उपसर्ग जितनी भी होते हैं सब की मात्रा क्या होती है, लघु होती है, केवल एक उपसर्ग को छोड़, वो उपसर्ग है परा। कौन सा, परा, परा के अंदर दीर्घ मात्रा है आ, बाकी सब के अंदर कौन सी, लघु है। और एक है का के अंदर भी कौन सी, ये संस्कृत का नहीं है, ये हिंदी का उपसर्ग है। का के अंदर भी कौन सी मात्रा है, दीर्घ मात्रा है। और बाकी सब में लगभग कौन सी मात्रा है, लघु मात्रा है। अभी अपन पढ़ेंगे उपसर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे
आविष्कार, एक शब्द है आविष्कार, इसके अंदर कौन सा उपसर्ग होगा ये आपको बताना है। तो इसके अंदर उपसर्ग कौन सा होगा? आविष श या आविष, ये स दंत्य और ये स है मूर्धन्य। इसके अंदर कौन सा स होगा? तो इसके अंदर जो स होगा, इसके अंदर जो वर्ड है, वर्ड के अंदर स कौन सा दिखाई दे रहा है? मूर्धन्य। जबकि उपसर्ग के अंदर मूर्धन्य स नहीं होता, कौन सा होता है? दंत्य स होता है। ये अपने कल ही डिस्कशन किया था। श, श और श तालव्य मूर्धन्य स है दंत्य हो। जब उपसर्ग के अंदर कौन सा हमेशा होता है? दंत्य स होता है। बाकी ये दोनों स उपसर्ग में नहीं होते, जबकि वर्ड के अंदर होते हैं। इस चीज़ का भी जरूर ध्यान रखें। एक तो सबकी मात्रा लघु होती है और दूसरा नियम है उपसर्ग होता है जिसके अंदर स कौन सा होता है? दंत्य होता है। तालव्य और मूर्धन्य स है जो नहीं होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए। जैसे परिश्रम, यह हिंदी का बहुत सरल है, हिंदी की संस्कृत का उपसर्ग है। परिश्रम, परि प्लस श्रम, परि उपसर्ग है और श्रम है जो मूल शब्द है। उसी प्रकार आमरण, आ प्लस मरण, मरण मूल शब्द है और आ उपसर्ग है। इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि के अंदर इत्ती उपसर्ग है और आदि है जो मूल शब्द है। कैसे पहचानेंगे? ये जो य वर्ण है उससे ठीक पहले क्या है? स्वर रहित वर्ण आया हुआ है त। इसका मतलब इसके अंदर कौन सी मात्रा लगेगी? अगर य से पहले आधा वर्ण है तो ई की मात्रा लगेगी, अगर व से पहले आधा वर्ण हो तो ऊ की मात्रा लगेगी। तो यहाँ पर यह है तो इसलिए ई की मात्रा लगी, तो हो गया इति प्लस आदि इत्यादि। संबोधन, सम प्लस सम कौन सा? हलंत वाला स्वर रहित, सम प्लस बोधन, संबोधन। विमुख, वि प्लस मुख, वि प्लस मुख। अध्ययन, ये भी यण संधि का उदाहरण है। यह से पहले क्या है? आधा वर्ण है तो क्या हो जाएगा? अध प्लस अयन। यह से पहले अगर आधा वर्ण है तो ई की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा अधि प्लस अयन, अध्ययन। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग छांटिए। जैसे विदेश, विदेश में कौन सा उपसर्ग है? वी। दुर्घटना, दुर्घटना में कौन सा होगा? दुर, र हलंत, दूर निर, इसके अंदर र है जो हलंत रहता है। अधीक्षक, ये देखिए अधीक्षक, अधीक्षक के अंदर धी की मात्रा क्या दे रखी है? बड़ी दे रखी है, दीर्घ दे रखी है। जबकि उपसर्ग के अंदर कौन सी होती है? लघु मात्रा। तो इसका क्या होगा? अधि प्लस इक्षक, और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। यदि ई के साथ भी ई आ जाए तो दीर्घ ई हो जाता है। तो यहाँ पर ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, इसी वजह से ये दीर्घ दिखाई दे रहा है। तो अधीक्षक में कौन सा हुआ? अधि। उसी प्रकार बहुउपयोगी, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है, अभी पढ़ा था। बहु प्लस उपयोगी, और दीर्घ संधि का नियम क्या कहता है? दीर्घ संधि के 3 नियम ध्यान रखें। एक तो है अ या आ के बाद भी अ या आ जाए, अ या आ जाए तो आ हो जाता है। ई या ई के साथ भी ई या ई आ जाए तो दीर्घ ई हो जाता है। उसी प्रकार ऊ या ऊ के साथ ऊ या ऊ आ जाए तो दीर्घ ऊ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या? बहुउपयोगी, तो इसका क्या होगा? बहु प्लस उपयोगी, बहु प्लस उपयोगी।
ये तो अपन को ध्यान ही है, उपसर्ग के अंदर मात्रा हमेशा कौन सी होगी? लघु होगी, केवल परा और का को छोड़कर। बहु प्लस उपयोगी बराबर बहुउपयोगी। यहाँ पर कौन सी मात्रा ऊ के अंदर? ऊ की मात्रा है। और यहाँ पर कौन सी मात्रा है? ऊ की मात्रा। जब दोनों ऊ और मिल जाएंगे तो दीर्घ संधि के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बहुउपयोगी कौन सा ऊ है? दीर्घ ऊ है, तो बहुउपयोगी। नेक्स्ट देखिए पर्यावरण। इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है? प है या परि? तो इसके अंदर कौन सा? परि प्लस आवरण है। परि प्लस आवरण। क्यों? यह से पहले ठीक पहले क्या है? स्वर रहित वर्ण दे रखा है। इसका मतलब कौन सी संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण। अगर यह है तो ई की मात्रा होगी और वह होता तो ऊ की मात्रा, इसीलिए यहाँ पर ई की मात्रा है। परि प्लस आवरण पर्यावरण। उसी प्रकार अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक। इसमें कौन सा हुआ? अति उपसर्ग। इसके अंदर बहु, पर्यावरण के अंदर परि और अत्यावश्यक के अंदर अति। और लास्ट वर्ड है दुशासन। दुशासन, दुष यानी बुरा, शासन यानी बुरा शासन। इसके अंदर कौन सा उपसर्ग होगा? इसके अंदर है जो दुष उपसर्ग होगा, न कि ये दुष ताले वाला। श ताले वाला नहीं होगा। श है जो कौन सा होगा? च होगा दंत्य श। और यहाँ पर श के साथ कोई स्वर नहीं, इसीलिए यहाँ पर कोई स्वर नहीं है। तो दुशासन में कौन सा उपसर्ग है? दुष उपसर्ग है। दुष और निस दोनों उपसर्ग के अंदर जो श है, श के अंदर कोई स्वर नहीं है, स्वर रहित है, यह हलंत है। ओके, थैंक यू। कल अपन पढ़ेंगे किसी और नए टॉपिक के बारे में। थैंक यू।